तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र की। यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल सीरीज आप लोगों को चला के दी है, जिसका आज हम लोग पहला लेक्चर कर रहे हैं, यानी कि जिसका आज डे 1 है। और इस डे 1 में आज के इस सेशन में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा दर्पण सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल्स, यानी कि आंकिक प्रश्न। मैं आपसे एक प्रॉमिस कर सकता हूं, मैं आपसे एक वादा कर सकता हूं कि यदि आपने आज की ये क्लास पूरी देख ली तो कोई भी आपको दर्पण में मात नहीं दे सकता। आपके बोर्ड पेपर में जो भी प्रश्न आएंगे वो इस क्लास से ही आएंगे। अंक बदले हो सकते हैं पर कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। और यह भी हो सकता है कि जो प्रश्न यहां कराया जाए अंक के साथ वही आ जाए पेपर में। तो चलिए आज अपनी इस प्यारी सी क्लास को करते हैं शुरू। जैसा कि मैं यहां पे देख पा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जो भी बच्चे यहां पे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनसे मैं एक बार बोलना चाहता हूं कि भैया इस क्लास में अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि देखो आज सर हमारे दर्पण सूत्र की पहली क्लास कर रहे हैं, इस क्लास को आप देख लो, है ना, तभी मजा आएगा। शुरू किया जाए, एक बार फटाफट से बता दीजिए, शुरू किया जाए। बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो अगर बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है तो इसका मतलब फिर मुझे जल्दी से शुरू कर देना चाहिए, राइट। देखते ही देखते बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हमारे साथ लाइव आ गए हैं। सभी लोग इस क्लास को आज जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि मजा आ जाए भाई। फटाफट से सारे बच्चे इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। एक बार बच्चों की संख्या बहुत तगड़े से बढ़ गई है। तो बच्चों शुरू करते हैं अपनी इस प्यारी सी क्लास को। और जब हम कोई भी चीज करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए, यानी हमें सबसे पहले बेसिक जान लेना चाहिए, तब हमें न्यूमेरिकल्स करने चाहिए। ठीक है, तो बेसिक में हमें क्या जानना है, जरा गौर से सुनना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक दर्पण है, कोई भी दर्पण हो सकता है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक कोई दर्पण है, अभी यहां समतल बनाया है पर हम मान के चल रहे हैं कि यही उत्तल है, यही अवतल है, यही सब कुछ है ना। तो अगर ये हमारा एक दर्पण है तो इस दर्पण के जो भी प्रश्नों को मुझे हल करना होगा, इसके लिए मुझे एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। और ये फॉर्मूला होगा जो कि होगा दर्पण सूत्र। क्या फॉर्मूला होता है बताओगे कोई बच्चा? 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v। आप चाहो ना तो एक काम और कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि आप यहां पर v लिख सकते हो और आप यहां पर u लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप लेंस के फॉर्मूले में लिखोगे तब फर्क पड़ेगा। इसलिए आप अपनी आदत डालिए कि v पहले लिखेंगे और u को बाद में लिखेंगे। यह है हमारा दर्पण सूत्र। ठीक है बच्चों, फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। फिर उसके बाद ये हमने दर्पण का क्या बनाया है, मुख्य अक्ष बनाया है। एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी वस्तु होगी वो बाईं तरफ होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर दर्पण अवतल है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगर दर्पण अवतल है तो क्या होगा और अगर उत्तल है तो क्या होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं और आप चाहो तो इसको जो है कहीं पर नोट कर लो। तो अगर अवतल दर्पण होगा और अगर उत्तल दर्पण होगा तो इसके लिए क्या क्या होगा, ध्यान से देखो। यू क्या होता है? यू होता है वस्तु की दूरी। कहां से नापी जाती है? यह नापी जाती है दर्पण के ध्रुव से, यानी कि दर्पण का ध्रुव कहां होता है? यहां पे होता है। अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी नापूंगा तो यह यू होगी, और जो दूरी बाईं तरफ नापूंगा वो हमेशा माइनस में होगी, जो दूरी दाईं तरफ नापूंगा वो हमेशा प्लस में होती है। तो चूंकि वस्तु हमेशा बाईं तरफ होती है इसलिए u का मान हमेशा हम कैसा लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। तो मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं कि भैया ये हमेशा हम निगेटिव लेते हैं, अर्थात ऋणात्मक लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? माइनस लेते हैं, निगेटिव। और उत्तल दर्पण में भी हम u की वैल्यू को हमेशा निगेटिव ही लेते हैं, क्योंकि u को हम हमेशा
वस्तु की दूरी हमेशा बाईं तरफ ही नापी जाती है, वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एफ। एफ क्या होता है? एफ होता है हमारा फोकस दूरी। एफ होती है हमारी क्या? एफ को बोलते हैं हम लोग फोकस दूरी, अंग्रेजी भाषा में फोकल लेंथ। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा कैसी होती है? प्लस में होती है। क्यों? क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, तो इसका फोकस दाहिनी तरफ होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का जो एफ होता है वो हमेशा पॉजिटिव यानी कि प्लस होता है, और अवतल दर्पण हमेशा ऐसे बनता है। तो इसमें क्या होता है कि इसका एफ इस तरफ होता है, इसलिए वो माइनस होता है। ये भी आपको यहां पर मैंने बिना रटाए हुए बहुत प्यार से समझा दिया, ठीक है ना, कि आखिर क्यों प्लस और क्यों माइनस। अब आते हैं बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं वी की। वी क्या होता है? वी होता है बच्चों प्रतिबिंब की दूरी। वी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। अभी देख लेना, बहुत प्यार से समझा दूंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें बहुत गेम है। अब गेम क्या है कि जो उत्तल दर्पण होता है ना, वो हमेशा जो भी प्रतिबिंब बनाता है वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है? आभासी बनाता है। ये चीज पता है ना? तो अगर दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो इसका मतलब दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा, यही तो होता है। क्लियर हो रहा होगा आपको? दर्पण में अगर आभासी बनेगा तो उसी तरफ बनता है ना। तो इसके लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा आभासी बनाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो इसमें दो केस होते हैं, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। अगर माइनस प्लस, अगर मान लीजिए कि प्लस आ रही है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो भी बन रहा है वो आभासी बन रहा है, और अगर v की वैल्यू माइनस में आ रही है तो जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। क्यों वास्तविक बन रहा है बेटा? इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है क्योंकि वो दर्पण के इस तरफ बनेगा तो वास्तविक होगा, दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा तो आभासी होगा। तो इन चीजों को आप कहीं पर नोट कर लो, ये आपके काम आएंगी। क्या यहां तक समझ में आया? जल्दी से बता दीजिए एक बार फायर इमोजी भेज करके, क्या यहां तक समझ में आया? एक बार फटाफट से फायर इमोजी के साथ एक बार जल्दी से बताइए कि क्या यहां तक समझ में आया कि भैया अवतल दर्पण का U और उत्तल दर्पण का U दोनों माइनस में, उत्तल दर्पण का F यानी कि फोकस दूरी प्लस, और अवतल की माइनस, कारण सहित बताया। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो वो आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है और वास्तविक भी बनाता है, इसलिए अवतल दर्पण की अगर आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बन रहा है तो वो पॉजिटिव उसका V होगा यानी कि धनात्मक होगा, और अगर अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो उसका माइनस होगा। आज के बाद प्लस माइनस की टेंशन खत्म, और ये चीज दर्पण के लिए है, लेंस के लिए दूसरी होगी। ठीक है ना, समझ गए? चले आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं इस प्रश्न में, और ये प्रश्न देखो जरा कब पूछा गया है, 2019 के बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न है कि अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे? किरण आरेख सहित बता दो, और यह भी बता दो कि दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा या वास्तविक होगा। न्यूमेरिकल जैसा ही है। चलिए इसको आंसर करके देखते हैं। बेटा अगर हमें अपनी कार या बाइक के पीछे कोई दर्पण लगाना होता है तो हम कैसा दर्पण लगाते हैं? अब जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी बात कर रहा हूं, आप मोटरसाइकिल से ना आपके पास कार है, आप कार से चले जा रहे हो कहीं घूमने के लिए, और पीछे से कार चलाता हुआ कोई एक नहीं कार चलाती हुई कोई एक लड़की आ रही है। अब अगर ये सोचिए कि अगर लड़की का प्रतिबिंब, आप कार चला रहे हो, आपके साइड में एक शीशा लगा है, इसमें अगर उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा तो क्या होगा? सोचिए कि क्या होगा। इसमें अगर उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा तो आपको लड़की उल्टा दिखाई देगी, फिर आपकी कार कहां जाएगी? आप समझदार हो,
आपको लगेगा अरे भूत आ रहा है कोई पीछे से, यही तो लगेगा। इसलिए हम एक ऐसा दर्पण लगाते हैं जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाए और साथ ही साथ छोटा बनाए, क्योंकि अगर सीधा छोटा नहीं बनाएगा तो आपको बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब पता चला शीशा तुम्हारा इतना बड़ा और लड़की का चेहरा इतना बड़ा, अब पता चला उसकी केवल आंख ही आंख आपको दिखाई रही है। अभी घर पे बीवी आंख दिखा रही थी, अभी लड़की आंख दिखा रही है। तो इसका मतलब फिर क्या है, एक ऐसा दर्पण लगाते हैं जो कि प्रतिबिंब बनाए, आभासी बनाए और सीधा बनाए और छोटा बनाए। ठीक, तो यहां हम लोग लिखेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए, दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? समझ गए बेटा? किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि वह हमेशा आभासी, सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कारण भी तो बताना पड़ेगा। छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यहां तक सभी को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बता दो। गलत बात है यार, आप लोगों ने वीडियो ही नहीं लाइक किया, गंदी बात है ना बेटा। वीडियो तो लाइक कर देना चाहिए ना कम से कम। हाँ चलिए, अब उसके बाद बोला गया है कि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी। तो कैसा होगा? आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा। लिख ही दिया मैंने पहले ही। अब किरण आरेख बताना है। तो किरण आरेख कैसे बनता है देखो, ये है उत्तल दर्पण, डिचिक 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 डिचिक, ऐसे हो गया। और ये है इसका मुख्य अक्ष, समझ गए? और ये है इसका फोकस F, और ये है इसका C यानी कि वक्रता केंद्र। अब मान लीजिए कि ये है एक लड़की। अब इससे चलने वाली जब प्रकाश की किरण इसके दर्पण में टकराएगी तो टकराने के बाद ऐसे फैलेगी, और जब इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो फोकस से गुजर जाएगी, गुजर गई फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी? दूसरी प्रकाश की किरण इस C से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? इस C से गुजरेगी, ऐसे। तो जहां पे ये कट करेंगी वहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे, है ना? तो ये हो गया A, ये हो गया B। ये हमारी है क्या? ये है हमारी वस्तु। प्रकाश किरण चली, ऊपर चली गई, ये गई, टकरा के वापस आ गई, पर पीछे देखा गया तो C से गुजरी। यहाँ पे A डैश और B डैश, यहाँ पे बना क्या? यहाँ पे बना प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, छोटा है, और इसके बाद दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। इतनी सी बात लिखने के पेपर में कितने नंबर मिलेंगे? समझदार हो आप। कितने नंबर मिले बेटा इसको लिखने के? 4 नंबर मिले। क्या यहां तक समझ में आ गई मेरी बात? एक बार जल्दी से बता दो, है ना? कि यदि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि वह हमेशा आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब बन गया। समझ गए? ये जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। हर एक प्रश्न के बाद फायर इमोजी भेज दिया कर कीजिए आप लोग, ताकि आपका भी जुनून बना रहे और हमको भी मजा आता रहे। अब ये प्रश्न देखिए जरा कितना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोला गया कि एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या जो दी गई है वो 40 सेंटीमीटर दी गई है। एक अवतल दर्पण है
और जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है, जिसकी वक्रता त्रिज्या दी गई है 40 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 40 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से लिखेंगे कि आखिर इस प्रश्न में हमको क्या दिया है। देखिए क्या दिया गया है इसमें। सबसे पहले हमको दे रखा है वक्रता त्रिज्या। क्या दे रखा है बेटा? ये हमको दे रखा है वक्रता त्रिज्या, और इसकी वक्रता त्रिज्या जिसको हम आर से लिखते हैं, ये हमको दे रखा है 40 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद बोला जा रहा है इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक वस्तु रखी है ना। तो ये क्या हो गया? वस्तु की दूरी। ये हमको दे रखा है u बराबर 10 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का लेंगे हम। इसमें r का मान भी माइनस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा वक्रता त्रिज्या जो है ना वो किसकी है? अवतल की है, और अवतल की होने की वजह से ये कैसी होगी? माइनस होगी। ये माइनस हो गई। क्यों? क्योंकि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दोनों की दोनों क्या होती है? माइनस होती है। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति। बहुत बढ़िया, बच्चों की संख्या बहुत हो गई है, मस्त। ऐसे ही आप डेली आओगे, मुझे यकीन है। इसके बाद देखो फिर कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति बता दीजिए, उसकी प्रकृति को बता दीजिए और आवर्धन बता दीजिए। यानी आप प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, उसकी प्रकृति बताइए, उसका आवर्धन ज्ञात कीजिए। अभी सब कुछ ज्ञात करते हैं, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले बहुत प्यार से बताऊंगा, पेपर में ऐसे ही लिख के आना, कोई जल्दबाजी नहीं। सबसे पहले क्या बताएंगे हम लोग? उसकी स्थिति और प्रकृति। तो हम लोग यहां लिखेंगे कौन सा फॉर्मूला? दर्पण सूत्र। परंतु दर्पण सूत्र लगाने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि चूंकि फोकस दूरी f बराबर होता है r/2, और r की वैल्यू इस प्रश्न में 40 है, 40/2, यानी f की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है -20 सेंटीमीटर। अगला जो स्टेप होगा वो होगा हमारा दर्पण सूत्र। ऐसे ही करके आओगे पेपर में, तब तो लगेगा कि हाँ ये ज्ञानोदय के बच्चे हैं। क्योंकि बेटा एक बात याद रखिएगा, घर में कैसे लिखते हो, कॉपी पे कैसे लिखते हो, कोई मतलब नहीं है। बोर्ड पेपर में अगर लिखने का तरीका गलत हुआ तो नंबर कटना तय है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को लिखाता हूं, कृपया वैसे ही लिख के आना। दर्पण सूत्र 1/f = 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी है बेटा? -20 है। v की वैल्यू, अरे भैया हम कहा जानी v की वैल्यू। u की वैल्यू कितनी है? -10 है ना, -10। ये प्लस माइनस माइनस है ना, देखो प्लस माइनस माइनस है ना, तो ये इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। तो जिसको ना समझ में आया हो ऐसे समझ ले, 1/20 1/v और माइनस प्लस माइनस 1/10। ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो 1/10 इधर आके प्लस हो गया, माइनस का 1/20 हो गया, इधर आ गया 1/v। 10 और 20 का लासा लेने पे 20 आएगा। 10 और 20 का लासा लेने पे कितना आएगा? 20 आएगा। तो ये आ गया 20। साथ साथ 1/f भी लिखते हुए चलो, 1/20 आ गया, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 20। 10 दूना 20, 2 आएगा, और 20 एकम 20, 1 आएगा। फिर उसके बाद क्या आया? बराबर में 1/v, बराबर में 1/v आ गया। यहां से आया 1/20 और ये आ गया 1/v। क्या यहां तक समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, इसको कैंची गुणा किया तो v बराबर आ गया 20। अभी हमने क्या बताया था? अभी हमने बताया था कि भैया अवतल दर्पण में जो v का मान आ सकता है वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। अब अगर आप कहीं ये रट लिए कि नहीं अवतल दर्पण में v का मान जो होता है वो हमेशा माइनस में होता है, और गलती से अगर कहीं यहाँ पे v का मान प्लस में आ गया तो आप तो कंफ्यूजन में हो जाओगे। अरे यार हमारे सर जी बोले थे माइनस में आता है, ये प्लस में कैसे आ गया? अरे कैसे आ गया ये प्लस में सर जी? अरे मैं चित्र बना कर समझाऊंगा मेरे मुन्ना, ध्यान करते हो, अभी इसको देखो ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखो। v की वैल्यू आ गई कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोल देंगे कि अतः प्रतिबिंब की दूरी, अतः प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। ये हमने प्रतिबिंब की स्थिति बता दी, ये 20 सेंटीमीटर होगी।
अब इसकी हम प्रकृति बताते हैं। ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जैसे ही हमने देखा कि अच्छा v का वैल्यू प्लस में आया है, ये दर्पण है, आभासी होगा। सर कैसे? ये देखो सर ने बताया कि प्लस में आया है, आभासी होगा। ठीक, तो हमने क्या बताया कि इसका जो प्रकृति होगा वो कैसा होगा? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। अब इसका आवर्धन बताएं उससे पहले कुछ बना के दिखाएं। ठीक, देखो अब ये है बेटा हमारे पास अवतल दर्पण। ये है हमारे पास अवतल दर्पण। ध्यान से बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा अभी देखना। और ये क्या है? ये इसका मुख्य अक्ष है। आपको पता है कि ये इसका C है, यहां से यहां तक दूरी 40 है। यहां से यहां तक दूरी कितनी है? 40, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है। इसकी आधी दूरी यहां पे आ गया F। और वस्तु रखनी कहां है? वस्तु रखी कहां गई है? वस्तु रखी गई है यहां। कैसे पता सर जी कि यहां रखी गई है? देखो यहां से यहां तक दूरी 40, यहां से यहां तक दूरी 40, यहां से यहां तक दूरी 20 और यहां से यहां तक दूरी 10। क्योंकि ये वस्तु की दूरी, ये फोकस दूरी, ये वक्ता त्रिज्या। तो अब एक बात बताओ, हमने अवतल दर्पण में एक छठा केस पढ़ा था कि अगर हम अपनी वस्तु की दूरी को, वस्तु को फोकस और इसके बीच में रखेंगे तो इसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। कहां बनेगा? यहां पर बनेगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना कि वहां पर बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। तो अब देखो ध्यान से, बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताओ, है ना? बन रहा है ना? और जब प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो आवर्धन का मान कैसा आता है? 1 से ज्यादा आता है। यानी इसका जो आवर्धन आएगा भी देखना 1 से ज्यादा आएगा। देखिए अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है आवर्धन। और आवर्धन प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी। तो आवर्धन कैसा आएगा? आवर्धन कैसा आएगा? पॉजिटिव, यानी धनात्मक आएगा। आज एक ही प्रश्न में बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे सर जी, है ना? कि आवर्धन कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। क्यों धनात्मक आएगा? क्योंकि धनात्मक आता है आभासी के लिए और वास्तविक के लिए क्या आता है? ऋणात्मक आता है। आप सोच रहे होंगे सर जी बैठ क्यों जा रहे हैं? इसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि मुझे पैर में चोट लगी है, मैं सही से खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। दूसरा रीजन ये है कि चोट कैसे लगी है वो हमारे ऐप वाले बच्चे जानते हैं। उनको मैंने कल, वो बोल रहे थे सर नहीं सर ऐसा नहीं है, तो फिर हम बताए भी थे उनको। पैर में चोट लगी है, अंगूठा पूरा फ्रैक्चर है। और दूसरा कारण यह है कि नीचे लिखना है। ठीक, तो आप आवर्धन कैसा है बेटा? आवर्धन देखो, आवर्धन m इज इक्वल टू 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है v बटे u और एक होता है v बटे u। यहां माइनस होता है, यहां प्लस होता है। एक फॉर्मूला इसमें लेंस के लिए होता है और एक फॉर्मूला इसमें दर्पण के लिए होता है। तुम बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बताओ बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऊपर वाला कि नीचे वाला? अरे नीचे वाला फॉर्मूला लेंस के लिए, ऊपर वाला फॉर्मूला दर्पण के लिए। ये बात याद रखिएगा, ऊपर वाला दर्पण के लिए, नीचे वाला लेंस के लिए। क्यों ऐसा होता है, क्यों ये माइनस होता है, ये सब पहले पढ़ा चुके हैं। v की वैल्यू कितनी है इस प्रश्न में? 20। और u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू कितनी है? 10। तो m की जो वैल्यू आएगी इस प्रश्न में वो आएगी कितनी? 2। यानी कि इसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो 2 गुना बड़ा बनेगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर की वस्तु है तो ये 8 की हो जाएगी, अगर ये 8 की है तो ये 16 की हो जाएगी। आवर्धन ये बता रहा है। मैंने एक प्रश्न में पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। यदि इस प्रश्न को एक बच्चा ढंग से पढ़ लेना तो मैं कहता हूं कि उसकी आधी समस्याएं तो यहीं पे समाप्त हो जाएंगी। मैं कुछ मुंह से बोलकर आपको सिखाना चाहता हूं, कृपया मेरी बातों को ध्यान से सुनना। u की वैल्यू हमेशा माइनस, f की वैल्यू उत्तल के लिए प्लस, अवतल के लिए माइनस। और v की वैल्यू आभासी प्रतिबिंब होगा तो प्लस होगी और वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो माइनस होगी। समझ गए? दर्पण की बात कर रहा हूं। आवर्धन अगर प्लस में आएगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। देखिए आभासी प्रतिबिंब आवर्धन प्लस में आया कि नहीं? अगर v का वैल्यू प्लस में आएगा दर्पण के लिए, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। आभासी बना कि नहीं बना?
आभासी बना कि नहीं बना? क्यों? क्योंकि बेटा प्लस में आया है, इधर से इधर दूरी नापी जाएगी तो प्लस में होगा, इधर से इधर नापी जाएगी तो माइनस होगा। अब दिमाग लगाओ, 40 को सर जी ने माइनस लिखा, 20 को सर जी ने माइनस लगाया, 10 को सर जी ने माइनस लिया। इमेजिन करके देखो, 10 को भी माइनस लिया, 20 को भी माइनस लिया, 40 को भी माइनस लिया, लेकिन v की वैल्यू जो 20 आई है ये कैसी आ गई? प्लस में आ गई। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ये प्लस का 20 है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। हमें प्रश्न को रटना नहीं है, हमें उसको दिल जान लगा के एक बार समझ लेना है। मैं सारे प्रश्नों को कर ले जाऊंगा। राइट? समझ गए? क्लियर हुआ यहां तक? मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई बहुत बड़ा डाउट होगा। एक बार फटाफट से बता दो बेटा, आ गया समझ में? चलो आगे, एक बार फायर इमोजी भेज दिया जाए, एक बार फायर इमोजी भेज दिया जाए ताकि मजा आ जाए। सारे बच्चे फायर इमोजी सेंड करेंगे फटाफट से, फायर इमोजी सेंड करें प्लीज। आगे कंटिन्यू करूं? ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएं। मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया है। चलो आगे, चलिए फायर इमोजी के साथ। चलिए, जिनको कम समझ में आया वो अगले प्रश्न पर फोकस करें, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें इसमें समझ में आए। एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थित प्रकृति और ऊंचाई बता दो। चलिए, सबसे पहले कौन सा दर्पण है भैया? अवतल है। अब प्रश्न समझने की कोशिश करना। यह अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है। एक वस्तु 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई है और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। 12 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी है। बेटा ये इसकी 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर है ना? और 6 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी गई है, ये यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है। समझने की कोशिश करें। फिर उसके बाद ये वस्तु है कितने ऊंची? ये 4 सेंटीमीटर ऊंची है। राइट? समझ गए ना कि v की वैल्यू कैसी आएगी? प्लस में आएगी। आभासी प्रतिबिंब बनेगा। केवल आपने क्या कर दिया? मन में सॉल्व कर लिया कि v की वैल्यू प्लस में आएगी, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, इसलिए आवर्धन भी 1 से ज्यादा आएगा। कितने मान तो आपने चुटकियों में निकाल लिए केवल इस चित्र को बना के, कि भैया f की वैल्यू 12 है, वस्तु 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 4 इसकी ये दूरी है, तो जो i का मान आएगा, जो वस्तु की प्रतिबिंब की जो लंबाई आएगी वो 4 से ज्यादा आएगी। और कितनी आएगी? 8 आएगी। ऐसे ही बता दिया आपने। कैसे? केवल कॉन्सेप्ट के बल पर, केवल चित्र के बल पर। राइट? चलो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इस प्रश्न में क्या दिया गया है, कैसे पेपर में लिख के आओगे। देखो, सबसे पहले क्या लिखा आपने? वस्तु की ऊंचाई। सबसे पहले आपने क्या लिखा? वस्तु की ऊंचाई या लंबाई, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? ओ से लिखते हैं। कितना है? 4 सेंटीमीटर। और हमेशा ओ का मान प्लस में ही होता है क्योंकि वो सीधी होती है ऊपर खड़ी। ठीक है? उसके बाद 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी वस्तु की दूरी है माइनस का 6 सेंटीमीटर। ये क्या आया है? वस्तु की दूरी। वस्तु की ऊंचाई और वस्तु की दूरी में फर्क होता है। ऊंचाई मतलब ये चीज, और दूरी मतलब ध्रुव से जो नापी जाए। फिर उसके बाद इसकी फोकस दूरी जो f बराबर कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल है इसलिए माइनस में लेंगे। अब इसको हल करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दर्पण सूत्र। 1/f = 1/v + 1/u। f की वैल्यू माइनस का 12, v की वैल्यू ज्ञात करना है, u की वैल्यू 6 दी गई है। क्या करेंगे? 1/6, ये माइनस का है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा? 1/6। फिर उसके बाद माइनस का 1/12। मेरे प्यारे बच्चों देखो, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, और इधर आके फिर से प्लस 1/v। इसका एलसीएम ले लिया। कितना आएगा एलसीएम? 12। 6 दूनी 12, 12 एकम 12, बराबर में 1/v। यहां से आएगा हमारे पास 1/12 बराबर में 1/v।
v की वैल्यू जो आ गई वो कैसी आ गई, प्लस में आ गई, और कितनी आ गई, 12 आ गई। कितनी आ गई बेटा, v की वैल्यू 12 आ गई। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः अगर हम लोग इसकी स्थिति ज्ञात करें तो क्या कैसा होगा, दर्पण स्थिति में क्या लिखोगे, दर्पण से कितनी दूरी पर, 12 सेंटीमीटर दूर जो प्रतिबिंब बनेगा, है ना। और प्रकृति में क्या लिखोगे, प्लस में आया है ना, तो अगर v का मान प्लस में आता है तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, आभासी बनेगा। और वैसे भी अगर फोकस को क्रॉस करके आपने वस्तु रख दी तो फिर आभासी बनता है। ठीक है ना, यहां तक आराम से क्लियर। यानी हमने इसकी स्थिति बता दी, हमने इसकी प्रकृति बता दी, अब हमें इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये कैसे ज्ञात होगा, अब देखिए ध्यान से, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, m = I/O होता है, और एक दूसरा फॉर्मूला और जानते हैं कि m = -V/U होता है दर्पण के लिए। जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बोलिए, समझ में आया यहां तक। सर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आपको भी भैया इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, देखो ध्यान से, इन दोनों फॉर्मूला को मिला दें अगर, तो I/O बराबर -V/U। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में 3 लोग रहते हैं, कौन कौन लोग रहते हैं, राम, सीता, नहीं, भोलू, गोलू, झोलू, 3 लोग हैं, भोलू, गोलू, झोलू। कोई भोलू नाम का लड़का, गोलू नाम का लड़का हो तो बुरा मत मानना। भोलू, झोलू, गोलू। अगर भोलू की उम्र गोलू के बराबर है और भोलू की उम्र झोलू के बराबर है, तो क्या भोलू और झोलू आपस में बराबर नहीं होंगे? नहीं समझे मैंने क्या कहा, कि अगर m इसके बराबर है और m इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला भी इसके बराबर है, समझे। तो ये दोनों को मिला दिया, I की वैल्यू ज्ञात करना है, O की वैल्यू 4 है, V की वैल्यू इस प्रश्न में हमको कितनी मिली है, 12 सेंटीमीटर, U की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी I/4 बराबर 2, यानी I का मान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। मैंने क्या बोला था शुरू में, कितना सेंटीमीटर आएगा, 8 सेंटीमीटर। कैसे बता दिया था सर आपने, कैसे बता दिया था, क्योंकि बेटा इस F और ध्रुव के बीचों बीच रखी है वस्तु, और ये 4 है तो वो 8 हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हुआ यहां तक। तो हमने बताया कि भैया प्रतिबिंब की जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी, वो कितनी आएगी बेटा, वो आएगी 8 सेंटीमीटर। और ये प्लस में क्यों आई है, क्या माइनस नहीं आ सकती? अरे भैया अगर प्लस में आई है तो इसका मतलब सीधे सीधे खड़ी है, और अगर माइनस आती तो नीचे होती, वास्तविक होगा प्रतिबिंब, तो फिर I का मान माइनस में आएगा, ये बात याद रखिएगा। और अगर प्रतिबिंब आभासी होगा तो फिर इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, इस बात को याद रखिएगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार फटाफट से बता दीजिएगा। डन, चलिए यहां तक आराम से समझ में आया होगा। अब इसके बाद आता है अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है एकदम तगड़े तगड़े। क्या लिखा है, लिखा है कि सूर्य की प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर गिरती हैं और प्रतिबिंब ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें और किरण आरेख भी खींचे, ये बोला गया है। अब इसको देखो जरा ध्यान से, पहले हम इसको चित्र बनाकर आपको इसका दिखाते हैं। ठीक, पहले चित्र बना के दिखाते हैं तभी तो मजा आएगा। ये कौन सा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण है ना, देखो अवतल है ना, अवतल दर्पण। ये बच्चों आ गया हमारे पास क्या, अवतल दर्पण। और ये हमने अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष खींच दिया, अवतल दर्पण का क्या खींच दिया, मुख्य अक्ष खींच दिया। इसके बाद फिर हमको बोला, जहां से हमने प्रकार को रखा था
वो इसका C हो गया, ये इसका P हो गया, इन दोनों के बीचों बीच में हमारे पास क्या हो गया, F हो गया। P, F और C हो गया है। फिर बोला गया प्रतिबिंब ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। बेटा याद रखिएगा, अगर प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं तो वो प्रतिबिंब फोकस पर बनाएंगी। यानी जब प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं तो प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी बराबर होती है। क्या ये पहले आप जानते थे? क्या पहले आप ये जानते थे कि अगर प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं तो ये मिलेंगी कहां पर, फोकस पर। अगर अनंत से आ रही हैं तो मिलेंगी कहां पर, फोकस पर। यानी ये जो प्रतिबिंब बनाएंगी वो फोकस पर बनाएंगी। तो अगर ये प्रतिबिंब फोकस पर बनाएंगी तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे मुन्ना कि भैया ये जो दूरी यहां से यहां तक होगी ये फोकस दूरी होगी इसकी, और ये 20 सेंटीमीटर है, देखो दे रखा है। यानी कि जब प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं और फोकस पे मिलती हैं तो वही प्रतिबिंब बनता है। फोकस दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगी। अब ध्यान से देखिएगा, इसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि जब प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है ना। इसलिए फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी बेटा, समान होगी। यानी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर इस प्रश्न में हमको 20 सेंटीमीटर की दूरी दी गई है, v की वैल्यू, तो हमने पढ़ रखा है कि f और v आपस में बराबर होंगे। तो v की वैल्यू अगर 20 सेंटीमीटर दी गई है और ये इस तरफ ही तो है तो माइनस ही तो होगा, क्योंकि प्रतिबिंब तो वास्तविक बनेगा। और f की वैल्यू तो कैसी होगी, वो भी हमारी माइनस की होगी। क्या यहां तक समझ में आया? एक बार फटाफट से बता दीजिएगा। सर जी अनंत नहीं दिया गया है। बेटा लिखा क्या है, सूर्य की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो बेटा मुख्य के अक्ष के समांतर सूर्य कितनी दूरी पर है, अनंत दूरी पर है ना सूर्य। तो बेटा इसीलिए तो फिर अनंत से ही तो आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर ही तो आएंगी, है ना। मुख्य अक्ष के समांतर ही तो आएंगी। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। आप ये भी तो लिख सकते हो। अब उसके बाद हमसे पूछा गया था कि आप दर्पण की फोकस दूरी बता दो, तो लो भैया ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। और किरण आरेख भी खींच दिया। अब ये एक न्यूमेरिकल से कम नहीं था, ये एक न्यूमेरिकल से कम नहीं था। समझ गए? बोलिए यहां तक समझ में आया? ठीक। अब एक दूसरा मेथड भी है, एक दूसरा मेथड भी है भैया, जिसमें आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, यानी u की वैल्यू जो है वो अनंत हो गई, v की वैल्यू जो हो गई वो 20 सेंटीमीटर हो गई, v की वैल्यू। और हम लोग फॉर्मूला लगा दिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/u। फिर उसके बाद 1/f। फिर मेरे प्यारे बच्चों v की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1/20, ये हो गई 1/इनफाइनाइट माइनस का। और एक बात आपको याद रखना है, क्या कि 1/अनंत का मान क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है मैं अभी आपको बताता हूं, बस आप इंतजार करो। तो f की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 20 सेंटीमीटर, है ना।
और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भैया 1/इनफाइनाइट कहीं भी दिया होगा वो 0 होगा। क्यों होता है समझाता हूं। एक अनंत का मतलब होता है कि किसी संख्या को 0 से भाग दे रहे हो, तो ये 0 ऊपर चला गया। अनंत का मतलब किसी संख्या को 0 से भाग दे रहे हो, तो ये आ गया 0 गुणे 1 बटे में 1, तो ये आ गया 0/1 और इसका मतलब 0 आएगा। तो कहीं पर भी अगर 1/अनंत दिख जाए तो उसका मान 0 लिखोगे। आ गई मेरी बात समझ में? सर जी दूसरे क्वेश्चन में कुछ गलती थी। बेटा बिल्कुल सही है। देखो अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या 40 है, वस्तु की दूरी माइनस का 10 सेंटीमीटर है। देखो ना लिखा वस्तु की दूरी माइनस का 10 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद f की वैल्यू r/2 यानी f की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र लगा दिया हम लोगों ने, 1/20 कर दिया, 1/v कर दिया, 1/u कर दिया। u की वैल्यू -10 है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इधर आके प्लस हो गया। 1 सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, 20 इसका एलसीएम हो गया, ये आ गया 2 - 1, 1 आ गया। v की वैल्यू कितनी आ गई 20, अतः प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है। प्रकृति कैसी होगी, आभासी है ना, और आभासी सीधा बनता है। m की वैल्यू का फॉर्मूला लगा दिया -v/u। अब हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी। अच्छा इसमें केवल गलती से यहां पर माइनस नहीं लगा है, बस बाकी सब ठीक है बेटा। ठीक, यहां तक समझ में आया? एक बार जल्दी से बता दें। ठीक है? अरे बेटा सब बच्चे लिख रहे हैं सर जी दूसरे क्वेश्चन में आपने गलती कर दिया। अरे एक माइनस गलती से छूट गया बेटा, ठीक है, समझ गए? वो किसी से भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं थी। ठीक है मुन्ना, कॉन्सेप्ट में कोई भी कमी नहीं थी, बस वहां गलती से माइनस नहीं लगा है। ठीक है ना, समझ गए? आगे कंटिन्यू करूं? चलो भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो भैया, ये भी प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में आएंगे। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में आएंगे। क्या है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां रखें ताकि प्रतिबिंब जो है ना वो 2 गुनी ऊंचाई का प्राप्त हो। प्रतिबिंब जो है ना वो 2 गुनी ऊंचाई का प्राप्त हो। तो अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब 2 गुनी ऊंचाई का, ताकि प्रतिबिंब 2 गुनी ऊंचाई का प्राप्त हो। ये प्रश्न में अभी थोड़ा सा अधूरा है, इसको मैं पूरा कर देता हूं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखें कि ताकि प्रतिबिंब वास्तविक व 2 गुनी ऊंचाई का प्राप्त हो। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं बेटा, आंसर करूं? चलिए देखिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले देखो देखो बच्चों दिया क्या गया है। दिया गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी f की वैल्यू जो दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर है, और चूंकि ये जो दर्पण है वो अवतल है इसलिए f का मान माइनस लेंगे। क्यों? क्योंकि ये अवतल दर्पण है, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मान माइनस में लेंगे। यहां तक समझ में आया? फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, लिखा है कि वस्तु को कहां रखिए ताकि प्रतिबिंब 2 गुनी ऊंचाई का प्राप्त हो। तो इसको हल करते हैं आप सीधे। चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक व 2 गुनी ऊंचाई का है। अब ध्यान से सुनिए, अगर कोई प्रतिबिंब 3 गुना है, अगर कोई प्रतिबिंब 4 गुना है, ये कौन बताता है? ये बताता है आवर्धन। यानी अगर प्रतिबिंब 2 गुना है तो आवर्धन कितना हो गया, 2 हो गया। अगर प्रतिबिंब 3 गुना होता तो प्रतिबिंब जो आवर्धन हो जाता वो कितने गुना हो जाता, वो 3 आ जाता। अगर प्रतिबिंब 4 गुना होता तो आवर्धन 4 आता, या प्रतिबिंब आधा होता तो आवर्धन 1/2 हो जाता। तो इसलिए
इसका जो आवर्धन आएगा, इसका जो आवर्धन आएगा वो कितना आएगा, m बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 गुनी ऊंचाई का है और साथ ही साथ ये वास्तविक भी है। अगर आवर्धन वास्तविक होता है तो इसका अगर प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो आवर्धन जो होता है वो माइनस में आता है, ठीक। तो इसलिए ये माइनस में होता। अगर यहां लिखा होता कि प्रतिबिंब वास्तविक की जगह पे लिखा होता आभासी, तो यहां पे माइनस नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न आपको पूरे YouTube में इतनी शिद्दत से चिल्ला चिल्ला के कोई भी नहीं बताएगा। इतनी शिद्दत से पूरे YouTube में आपको चिल्ला चिल्ला के कोई भी नहीं बताने वाला है, ठीक है। चलो आगे देखो। अच्छा, ये हमारा है क्या, दर्पण। तो दर्पण में जो फॉर्मूला होता है वो होता है v बटे यू, माइनस का v बटे यू होता है, और ये हो गया माइनस का 2। समझ गए। अब यहां से हम लोगों ने क्या बोला कि भैया ये आ गया माइनस का v, फिर इसके बाद इधर से आ गया हमारे पास माइनस, और ये आ गया हमारे पास 2, और ये हो गया हमारे पास q, है ना। यानी अब दोनों तरफ का माइनस चला गया, तो जो v की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है 2u। दोनों तरफ का माइनस खत्म हो गया, तो जो v की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 2u आ गई है। यानी v की जगह पे हमें जो वैल्यू रखनी है वो कितनी रखनी है, वो 2u रखनी है। समझ गए, यानी 2u रखनी है। क्लियर यहां तक। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, दर्पण सूत्र लगाते हैं। दर्पण सूत्र। अब जो u का वैल्यू है वो हमेशा निगेटिव ही होता है, यानी माइनस में ही होता है। इसका मतलब है कि v का वैल्यू भी यहाँ माइनस में ही है, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। v का वैल्यू भी यहाँ माइनस में ही है। क्यों? क्योंकि u का वैल्यू जो होता है वो निगेटिव ही है, ठीक। तो दर्पण सूत्र कहता है कि 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। 1/f 1/f f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20। फिर आ गया 1/, ये कितना आ गया v को लिखेंगे 2u और ये u, ठीक। सॉल्व कर लिया हमने इसको, एलसीएम ले लिया, 2u आया, 2u से 2u खत्म, और ये u से u खत्म, 2 आया। ये आ गया माइनस का 1/20। कैंची गुणा कर दो, है ना, कैंची गुणा कर दो, या चाहो तो ये माइनस अभी नीचे ही रहने दो ऐसे। तो ये आएगा 2u बराबर माइनस का 1/20, 3/2u, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2u बराबर आएगा 60, वो भी माइनस का, तो u बराबर आ गया माइनस का 60। यानी हम अपनी वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनो। हमने कहा कि f की वैल्यू -20, क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो माइनस लेंगे। प्रतिबिंब वास्तविक है और 2 गुनी ऊंचाई का है, यानी आवर्धन जो भी आएगा वो 2 होगा, और ये माइनस इसलिए होगा क्योंकि वास्तविक है। हमने वैल्यूज पुट किया, v/u लिखा, क्योंकि ये दर्पण सूत्र का आवर्धन होता है ना, यानी आवर्धन होता है दर्पण सूत्र का। माइनस माइनस दोनों तरफ खत्म, v बराबर 2u आया। अगर u की वैल्यू माइनस में होती है हमेशा, तो v का वैल्यू भी तो यहाँ माइनस में ही है। हमें इस फॉर्मूले को लिखना है और v की जगह पे 2u लेना है। 2u और u का एलसीएम लिया, 2u आया। अब उसके बाद 2u, फिर देखो ध्यान से, ऊपर आ गया 1 2 3 आ गया, कैंची गुणा कर दिया, तो 2u बराबर जो आया हमारे पास वो आ गया हमारे पास 20 या 60, ठीक। ये माइनस में अगर यहाँ किसी बच्चे को समस्या है तो ये नीचे ही रहने दो, ठीक। 20 या 60 2u।
u, ये 2 नीचे जाएगा, तो ये 2 नीचे जाने के बाद क्या करेगा, ये इसको काट देगा, तो u बराबर आएगा माइनस का 60/2। तो u की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 30। यानी यहां हम लोगों को कितना रखना पड़ेगा, यहां हम लोगों को रखना पड़ेगा 30। यहां तक समझ में आया क्या? एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या यहां तक समझ में आया? अरे कर लिया बेटा, 30 कर लिया हमने, 60 का आधा कर दिया, ठीक है ना? बोलिए समझ में आ गया ना कि हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, फटाफट से ले सकता है। अच्छा, अब एक आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, और ये प्रश्न जरा स्माइल करते हुए जल्दी से दीजिए मेरे मुन्ना, जल्दी से दीजिए कि अगर u का वैल्यू -30 है तो कमेंट करके बताइए कि v की वैल्यू क्या होगी। अगर u की वैल्यू -30 है तो v की वैल्यू क्या होगी? और याद रखिएगा, प्रतिबिंब बड़ा तभी बनता है जब v की वैल्यू u की वैल्यू से ज्यादा हो। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जी यहां माइनस क्यों नहीं लिखा, यहां आपके माइनस से यहां लिखा क्यों नहीं? ऊपर वाला जो माइनस चिन्ह है वो ये बता रहा है कि जो भी चीज वस्तु की है या प्रतिबिंब है, जो भी चीज है वो बाईं तरफ है। तो u की वैल्यू हमेशा माइनस में इसलिए होती है क्योंकि वो बाईं तरफ होता है। ये पॉजिटिव ही लिखेंगे यहां पे हमेशा। आ गया समझ में? डन, चले आगे। गुड। तो u की वैल्यू कितनी आएगी, -30, और v की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 60, और v की वैल्यू माइनस में आएगी। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब उत्तल दर्पण का ये वाला एक प्रश्न जो है ना, ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, जाओ मत, अभी इसके बाद उत्तल दर्पण का भी बताएंगे। इसका हमें कमेंट करके बताना, और जिस बच्चे का आंसर एकदम करेक्ट होगा उसको हमारी तरफ से जब ये वीडियो एंड हो जाए तो उसके बाद कमेंट करना, तो हमारी तरफ से ये दिया जाएगा। समझ गए बेटा? अगला प्रश्न देखो, अगला है हमारे पास कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। हल करते हैं इसको। अब उत्तल का प्रश्न कर ले एक आधा ना। देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि इसकी फोकस दूरी कितनी है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और कैसी लेंगे, ये प्लस में लेंगे। क्यों? क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है इसलिए हम इसकी फोकस दूरी को कैसा लेंगे, प्लस में लेंगे, है ना? 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी गई है ना? वस्तु कहां रखी गई है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 40 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है। ये आ गई बेटा वस्तु की दूरी, u बराबर 40 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं, है ना? हल करते हैं इसको। तो अब हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये तो होता है दर्पण सूत्र। अब प्रतिबिंब की स्थिति, अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये दर्पण सूत्र ना लिखें, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख दें। तो आदत नहीं डालोगे अगर दर्पण सूत्र लिखने की, तो कहीं अगर लेंस का फॉर्मूला, लेंस का क्वेश्चन आया और गलती से आप उसमें दर्पण सूत्र लगा दिए तो दिक्कत हो जाएगी। और गलती कब होती है पता नहीं चलती। जैसे अभी क्या हुआ था, मैं नीचे 2 लाना भूल गया और 60 लिख के चला गया। सोचिए यही मैं गलती अगर एग्जाम में करता तो नंबर कट जाते कि नहीं कट जाते? तो अब छोटी सी गलती होती, यही गलती हम प्रश्न को करते, सब कुछ आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन आया है, हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, लेकिन हमने इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि भैया ये दर्पण का फॉर्मूला है लगेगा या लेंस का लगेगा, और हमने गलती कर दी, है ना? तो हमने क्या कहा,
1/f। f की वैल्यू कितनी है 20, वो भी प्लस का बेटा। u, v की वैल्यू कितनी है, ये हो गया v। v की वैल्यू कितनी है बेटा इस प्रश्न में, वही तो ज्ञात करनी है। u की वैल्यू कितनी है -40। देखो ये प्लस माइनस माइनस, -40 है ना, इधर ले आओ तो आएगा प्लस का 40 हो जाएगा, 1/40 प्लस का हो जाएगा। फिर प्लस का 1/20 लिखा हुआ है, यह आ गया v। और इसमें उत्तल दर्पण में v की वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसका वैल्यू एलसीएम लिया कितना आ गया 20 और 40 और 20 का 80 आएगा। 40 दूना 80 है ना, नहीं यार 40 आएगा, मेरा दिमाग आज कहाँ है, 40 आएगा। 40 एकम 40 और 20 दूना 40, 1/v। आंसर बताइए क्या आएगा, तो 3/40 बराबर 1/v, तो 3v बराबर 40, तो v बराबर 40/3। 40 लिखेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 1, 3 त्रिको 9, 1, फिर 3 त्रिको 9, 3 त्रिको 9, ऐसे करके आता रहेगा। यानी हर बार जो है ना यही आता रहेगा 13.3333, तो आएगा 13.33 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ गया 13.33। आंसर बताइए आप लोग, देखते हैं सबसे पहले किसका आ गया है भाई। वेरी गुड शुभम कुमार, नीलम प्रजापति वेरी गुड, शुभम गुप्ता, सत्यम चौहान गुड, वेरी गुड। तो बच्चों क्या लिखोगे कि अतः प्रतिबिंब दर्पण से 13.33 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को इतनी सी बात जो है ना वो समझ में आई होगी, है ना। 13.33 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो मैंने टोटल आप लोगों को 7 प्रश्न कराए, अभी भी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। अब इसका भाग 2 आएगा, हम लोगों ने आज भाग 1 किया है। अब हम लोग इसके बाद लेंस के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, फिर उसके बाद जब लेंस के हो जाएंगे फिर अपवर्तनांक के करेंगे, है ना। और फिर जब मुझे और समय मिलेगा तो इसमें और भी प्रश्नों को ऐड करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले जाने से पहले बता दूं कि भैया एक प्रश्न का आपको आंसर करना है। दूसरी चीज है कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, है ना, हम लोग इस पे एक ऑफर दिए हैं जिसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा ऐप के अंदर, आजादी। ये वाला कोड अगर आप डालोगे तो आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। जो प्राइस पहले 1899 ऐप में दिख रहा है वो 1499 हो जाएगा अगर आप वो वाला कोड यूज करते हैं। शक्ति 2.0 बैच है। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इनकी सभी की क्लासेस मिलेंगी और सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। ऐसा कोई भी नोट्स नहीं होगा जो आपको ना मिले। दूसरी चीज, अब बात आती है बैच कैसे लें। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे, और जिन बच्चों के पास अभी ऐप है वो सारे लोग ऐप को अपडेट कर लो, एक नया फीचर भी आया है। फिर उसके बाद शक्ति 2.0 बैच पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये ऑप्शन आएगा 2, पे ऑनलाइन और स्कैन क्यूआर। आप उसी फोन से पेमेंट करना चाहते हो जिस फोन में आप पढ़ना चाहते हो तो आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करना, किसी दूसरे से कराना है तो स्कैन क्यूआर पे। जैसे ही आप करोगे आपके सामने एक इस तरीके से क्या खुल के आएगा, क्यूआर कोड खुल के आएगा। पर क्यूआर कोड को खोलने से पहले यहाँ पे अप्लाई कूपन लिखा है, इस अप्लाई कूपन में आप आजादी डाल देना। जैसे ही आप आजादी डालोगे इसका जो प्राइस आपको ऐप में 1899 दिखेगा वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक। और एक और भी सुविधा है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक भी कोड ले लेगा, जहां पे आजादी लिखा हो वहां क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक ले लेगा, तो डालना भी नहीं पड़ेगा कूपन कोड। ये एक तरीका है। और ऑटोमेटिक आपका कोर्स खुल जाएगा, जैसे क्यूआर कोड दिखेगा
आप किसी दूसरे फ़ोन से पेमेंट करोगे, कोर्स खुल जाएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ऑफर का फ़ायदा उठाइए और ऑफर केवल बच्चों 20 अगस्त तक है। और एक बात और बता दें, इस ऑफर में एक और चीज़ है कि पहले 500 बच्चे, यानी कि अगर आपको ऐप में पेमेंट दिख रहा है 1499, तो आप समझ लो कि भैया अभी 500 बच्चे कंप्लीट नहीं है, तो पहले आओ पहले पाओ का ऑफर है। तो इसलिए ये सिर्फ 500 बच्चों के लिए दिया गया है, जो कि 20 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। तो 20 अगस्त से पहले पहले इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लें, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। ऐप को अपडेट कैसे करना है? गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, जाने के बाद ज्ञानोदय के गुरुजी लिखना है, ऑटोमेटिक अपडेट आएगा, बस उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, चलें बच्चों, तो थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी है ये आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपकी एक एक कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। ठीक, हाँ, और इसका ऐप में पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा, तो जिन बच्चों ने अभी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जाके डाउनलोड कर लीजिए। ये वाला जो क्लास का पीडीएफ है ऐप में फ्री मिलेगा। बाय।